कल अपने सॉइल में डिस्कस किया था कि सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है ना, इंट्रोडक्शन तक अपने बात की थी। कल जो हमने डिस्कस किया था उसका मेन मोटो हमारा ये था कि आगे हम अर्थ क्रस्ट पढ़े, सॉइल प्रोफाइल पढ़े और रॉक्स पढ़े, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़े। तो उस दौरान हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि रॉक्स बनना स्टार्ट कैसे होती है, एक रॉक से दूसरी रॉक कैसे बनती है, रॉक से रिगोलिथ कैसे बनता है और रिगोलिथ से सॉइल है वो कैसे बनती है। तो वो सब चीजें और अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें डिस्कस हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें नॉलेज में होती है तो आगे वाली चीजें समझ में आती जाएगी, फिर आपको रटनी नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं सॉइल का जो पहला पार्ट है, यानी अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं ना। पहले तो हम इंट्रोडक्शन में जस्ट सॉइल का नॉलेज ले रहे थे, अर्थ का नॉलेज ले रहे थे और थोड़ा बहुत रॉक्स का भी नॉलेज ले रहे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा किताबी भाषा के रूप में। सॉइल कंपोजिशन, मृदा संगठन, सॉइल कंपोजिशन या मृदा संगठन। देखिए ये है पाई डायग्राम, और आप बीएससी कर चुके हैं, आपको इस बात का तो आइडिया होगा कि पाई डायग्राम है वो हम परसेंटेज डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम में लेते हैं। जो परसेंटेज स्टैटिस्टिक में आप जानते हो ना, जो परसेंटेज डेटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा पाई डायग्राम है उसका यूज करते हैं। सिर्फ परसेंटेज डेटा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा डेटा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। दूसरी चीज आप जानते होंगे कि पाई डायग्राम के अंदर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो पाई डायग्राम के अंदर जो डिग्री एंगल बनता है वो 360 डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये 360 डिग्री का कोण 100% को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 1% को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डिग्री का जो एंगल है वो चाहिए, 3.6 डिग्री का एंगल चाहिए। कितने डिग्री का एंगल चाहिए, 3.6 डिग्री का एंगल चाहिए 1% को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो स्टैटिकल बात होगी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिक भी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पाई डायग्राम हमेशा परसेंटेज डेटा को ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम सॉइल के कंपोजिशन की बात करें, यानी 100% सॉइल है, उसमें क्या क्या है। देखो सॉइल का जो इधर का 50% हिस्सा मान लें अपने, ये सॉलिड है। मान तो किस तरफ का भी लो, लेकिन हम बात करें कि सॉइल का 50% जो पार्ट है वो कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड बोले तो ठोस है, ठीक है। और भी अपने इसको फर्दर देखें तो इसमें आपको 45% मिनरल्स यानी खनिज देखने को मिलते हैं, और 5% अगर हम देखें तो 5% है वो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी खनिज पदार्थ है। इस ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या चीजें शामिल है, ऑर्गेनिज्म और उनके रेजिड्यूस और एक्सक्रीट, जीव और जीव के अवशेष, यानी जो ऑर्गेनिज्म ओरिजिन का है, जीव से जिसकी उत्पत्ति है, वो सब ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे इसमें 10% है वो क्या है, रूट यानी जड़ें हैं। 10% तो क्या है इसमें, रूट यानी जड़ें हैं। 10% इसमें क्या होगा, इसको टोटल 100 मान लो तो ऑर्गेनिक मैटर में से बात कर रहा हूं मैं। 10% इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है सॉइल में सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। सॉइल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, बेसिलस पाया जाता है, उसके बाद सुडोमोनास पाया जाता है। बैक्टीरिया के बाद एक्टिनोमाइस्टिस बोल सकते हैं, लेकिन एक्टिनोमाइस्टिस इज अ टाइप ऑफ, एक्टिनोमाइस्टिस है वो क्या है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही है, तो फिर उसको तो अलग से बात करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद फंगस पाए जाते हैं, यानी फंजाई पाए जाते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें तो प्रोटोजोआ है, उसके बाद हम बात करें तो नेमेटोड्स होते हैं। तो 10% इस टोटल ऑर्गेनिक मैटर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
और 80% जो पार्ट है वो ह्यूमस है। ह्यूमस बोले तो कार्बनिक पदार्थ है ना। ह्यूमस कौन सा कार्बनिक पदार्थ है? कंप्लीटली डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर है, यानी पूर्णतः सड़ा गला जो कार्बनिक पदार्थ है उसको आप क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। कंप्लीटली डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर आप फ्रेश को भी बोल सकते हो, ताजा को भी बोल सकते हो और डीकंपोज को भी बोल सकते हो, है ना। ऑर्गेनिक मैटर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बोल सकते हो जो सॉइल में, और ऑर्गेनिक मैटर जो रूट है उसको भी बोल सकते हो। लेकिन ह्यूमस कौन सा होगा? जो कंप्लीटली डीकंपोज हो चुका है, पूर्णतः अपघटित हो चुका है, वो ही क्या कहलाएगा? ह्यूमस कहलाएगा। इसलिए बोलते हैं कंप्लीटली डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज ह्यूमस बोलते हैं। और इसमें भी कभी कंफ्यूज मत होना कि ऑर्गेनिक मैटर सारे का सारा कार्बन है। नहीं भाई, सारे का सारा कभी कार्बन नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारे न्यूट्रिएंट्स है, कुछ लिग्निन वगैरह, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर में अगर आप कार्बन देखना भी चाहो आगे, हालांकि हम ह्यूमस फ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी जो ह्यूमस है उसका फ्रैक्शन उसमें क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड क्लियर करते हुए चलना कि ऑर्गेनिक मैटर है उसमें सब कुछ कार्बन नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर में 58% कार्बन होता है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन इसमें कितना होता है? 58% होता है, बाकी दूसरा मटेरियल भी होता है इसके अंदर। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, इस डायग्राम के बेसिस ये मत याद कर लेना कि सॉइल, इंडियन सॉइल में एवरेज 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये वर्ल्ड का एवरेज है। विश्व में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मैटर है वो 5% देखने को मिल जाता है। इंडियन सॉइल में 5% ऑर्गेनिक मैटर कतई नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो एरिड क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट वाला एरिया है, यानी जो शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, जैसे मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान वाला हिस्सा है जहां पे डेजर्ट सॉइल है, मरुस्थलीय मृदाएं हैं, ये तो ऐसी मृदाएं हैं जिनमें ऑर्गेनिक मैटर लेस देन 0.1% है। 5% तो दूर की बात है, 0.1% ही ऑर्गेनिक मैटर है इन सॉइल के अंदर जो एरिड क्लाइमेट के रीजन में आती है। दूसरा मैं बात करूं सेमी एरिड, सेमी एरिड क्लाइमेट वाला जो हिस्सा है ना, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लेस देन 1% के अंडर ही है, 1% से भी नीचे है, 5% तो दूर की बात है। और अगर मैं बात करूं इंडियन सॉइल के अंदर भारतीय मृदाओं में, तो भारतीय मृदाओं में ऑर्गेनिक मैटर है वो 1 to 2% के बीच में ही है। इंडियन सॉइल में भारतीय मृदाओं में ऑर्गेनिक मैटर 1 to 2% के बीच में है, ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना। अब ये तो ऑर्गेनिक मैटर की बात की थी हमने, किसकी बात की है? ऑर्गेनिक मैटर की। तो कई चीजें आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं शुरू में बता रहा हूं आपको, ये एक एवरेज सॉइल के लिए है, ये इंडियन सॉइल के लिए डायग्राम नहीं बन रहा है, तो इस चीज को दिमाग में रखना। और आपसे ऑर्गेनिक मैटर पूछा है या ऑर्गेनिक कार्बन पूछा है वो भी ध्यान रखना। इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.4 से 0.7% के बीच में है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर 58% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन होता है, और जो एक्यूरेसी मानी जाती है वो लगभग 0.52 से लेकर 0.54% ही मानी जाती है कि इंडियन सॉइल में कार्बन जो है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन है वो कितना है? ऑर्गेनिक कार्बन 0.52 से 0.54 है। और इसकी जगह अगर हम देखें कि नाइट्रोजन कितना इंडियन सॉइल में, तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन है वो 0.05% है, 0.05% है। और इंडियन सॉइल में फास्फोरस कितना है? 0.005% है। कितना है? 0.005% है। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि इंडियन सॉइल में कार्बन रेशो नाइट्रोजन कितना है? कार्बन कितना बताया? 0.52। नाइट्रोजन कितना बताया? 0.05। आप देख लो क्या रेशियो बन रहा है, 10:1 बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो इंडियन सॉइल के अंदर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना है? 10:1 है। इंडियन सॉइल में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना है? कार्बन रेशियो नाइट्रोजन 10:1 है। अच्छे से ध्यान रखना है इसको। उसके अलावा जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, अगर इन तीनों का रेशियो देखो तो अभी हमने कार्बन बोला 0.52 या नाइट्रोजन बोला 0.05, फास्फोरस बोला 0.005। तो इन तीनों का रेशियो पूछ ले तो कार्बन 100, नाइट्रोजन 10 और फास्फोरस कितना आ जाएगा? 1।
अगर CN रेशियो पूछे, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पूछे, अच्छे से ध्यान रखना, अगर कार्बन रेशियो नाइट्रोजन पूछे तो आप कितना बताओगे, 10:1 बताओगे। और कार्बन रेशियो नाइट्रोजन रेशियो फास्फोरस पूछ ले तो कितना बताओगे, 100 रेशियो टन रेशियो कितना बताओगे, 1 बताओगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इन चीजों में आप कंफ्यूज मत होना। चलो बढ़ते हैं आगे। हमने कहा जो सॉइल है उसका जो जनरल कंपोजिशन है, जो सामान्य संगठन है, उसका 45% मिनरल है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, और ये ही सॉइल है, सॉलिड पार्ट है। यही सॉइल का क्या है, सॉलिड पार्ट है। अब देखो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था जनरली कि कोई भी सॉइल आप उठाते हो, उस सॉइल में से आप ऑर्गेनिक मैटर हटा दीजिए, निकाल दीजिए, पीछे जो पार्टिकल बचेंगे वो खनिज है, मिनरल्स है। मिनरल्स कोई हवा नहीं है कि आपने सोचा है कि यार हमने तो आज तक मिनरल्स देखा ही नहीं है। ये जो सॉइल है ये अपने आप में मिनरल ही है। जो सॉइल है वो अपने आप में क्या है, एक मिनरल्स ही होता है। सोयल है वो अपने आप में क्या है, एक मिनरल्स होता है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो मिट्टी का कण देख रहे हो ना वो मिनरल्स है। मैंने कल भी बोला था, आप चारों तरफ गर्दन घुमाइए और देखिए आपको दो ही चीजें मिलेगी, एक तो ऑर्गेनिक और दूसरा कौन सा मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा। अब जैसे कोई वुड है तो वो पौधे का भाग है ना, कोई और जीव के अवशेष से बनी हुई चीज है या जीव से बनी हुई चीज है वो ऑर्गेनिक है, आप खुद भी ऑर्गेनिक है। उसके अलावा आपको ईंट, भाटे, पत्थर ये सब देखने को मिल रहे हैं, लोहा, प्लास्टिक, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, मिनरल्स के अंदर आ जाएंगे। तो किसी ने मिट्टी में के अंदर मिनरल्स नहीं देखे तो मिट्टी को देखिए, और मिट्टी का जो पार्टिकल्स दिख रहा है वो अपने आप में क्या होगा, मिनरल्स ही होगा। या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। कल मैंने आपको बता दिया था प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो होगा उसका सॉलिड प्रोपोर्शन, यानी जो सॉलिड भाग है जिसमें 45% मिनरल है और 5% क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। नेक्स्ट अपने बात करें, ये जो इधर वाला 50% पार्ट है, इधर वाला जो 50% पार्ट है ये कैसा होता है, वो सॉलिड है। ये कैसा होगा, फ्लो में लिक्विड मत बोल देना, सॉइल लिक्विड थोड़ी है। हाँ पानी डाल देंगे लिक्विड फॉर्म में आ सकती है, लेकिन लिक्विड तो नहीं है ना। ये 50% पोरोसिटी है। 50% क्या होती है, पोरोसिटी होती है, यानी रंध्रता होती है। 50% पोरोसिटी यानी रंध्रता होती है। अब इस 50% में क्या है, देखिए इस 50% के अंदर 25% तो वाटर होता है और 25% जो है वो क्या है, एयर होती है। ये कौन से टाइम का डायग्राम होता है, किस समय का डायग्राम होता है, जब आप सोयल वाटर पढ़ते हैं, मृदा जल पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ते होंगे फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र धारण क्षमता। ये एक स्टैंडर्ड टाइप का डायग्राम है, ये एक स्टैंडर्ड है सोयल का, ठीक है। तो ये फील्ड कैपेसिटी के दौरान का डायग्राम है, और फील्ड कैपेसिटी के दौरान टोटल जो सोयल का वॉल्यूम होता है उसका 25% उसमें वाटर होता है, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए मैंने कहा 50% क्या है, पोरोसिटी है। ये पोर जो है इसमें एवरेज 25% वाटर है और 25% क्या है, एयर। 25% वायु है और 25% क्या होता है, जल होता है। अब देखो मान लो कि मिट्टी सूखी है, कंप्लीटली ड्राई है, पिछले 2-3 महीने से बारिश नहीं हुई और खूब धूप पड़ी है, तो जाहिर सी बात है उसमें 25% मॉइस्चर तो नहीं होगा, 25%। तो उसके पोर्स में क्या होगा, एयर होगी। इसीलिए मैंने ये निशान बनाया है कि जब पानी कम होगा तो उसकी जगह एयर आ जाएगी। अभी अभी आप सोचो कि आपने खेत में पानी भरा है, और खेत में पानी भरा है तो सोइल को खचाखच पानी से भर दिया, यानी सेचुरेट कर दिया, संतृप्त कर दिया। सेचुरेट अगर आपने उसको कर दिया है, संतृप्त आपने उसको कर दिया है, तो उसके पोर में जो एयर थी वो तो क्या होगी, रिमूव होगी, और वहां पे क्या चला गया, वाटर है वो चला गया है। तो एयर की जगह वाटर भी ले सकता है, और वाटर की जगह है वो कौन ले सकता है, एयर है वो भी ले सकता है, ठीक है। अब देखो एयर की बात करें तो इस एयर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जो सोयल एयर होती है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। वैसे तो एयर किसका हिस्सा है, एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो मेन जो गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है वो 78.08% देखने को मिलता है। वॉल्यूम बेसिस है, आयतन के आधार पे, भार के आधार पर बात नहीं हो रही है। किसके बेसिस है ये, वॉल्यूम के बेसिस है, आयतन के आधार पर बात हो रही है, भार के आधार पर बात नहीं हो रही है।
ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 20.95। जब आपसे सीधा पूछ ले कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, आप ही जानते हो गैस और लिक्विड है उसको वॉल्यूम में मापा जाता है, आयतन में मापा जाता है, ठीक है। भार तोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो मेन यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम होती है, आयतन होती है, और सॉलिड की क्या होती है, वेट होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है, 20.95% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप अच्छी तरह से जानते हैं 0.033% होता है, 0.033% है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एटमॉस्फेयर में तो ये है, लेकिन जो सॉइल है उसमें कितना होता है। अगर सॉइल में हम चलें तो सॉइल के अंदर आप नाइट्रोजन देखोगे तो 79.2% होता है। क्यों होता है अब बात करेंगे। वैसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी जब सॉइल में पढ़ी जाएगी तो वहां सॉइल एयर होता है, वहां और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी डिस्कस हो जाती है। और देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है सॉइल के अंदर, 79.2% होता है। वहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कम होता है, 20.6% होता है। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में सॉइल में ऑक्सीजन कम होता है, नाइट्रोजन ज्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, रेशियो में बहुत ज्यादा होता है। रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करें, प्रोपोर्शनली बात करें, अनुपात के आधार पे बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में सॉइल में बहुत ज्यादा होता है। देखो यहां 0.03 है, यहां 0 पॉइंट के बाद जस्ट डिजिट आ गई है, इसका मतलब सॉइल में एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में वातावरण की तुलना से लगभग कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, 10 टाइम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको देखने को मिलता है। अच्छे से ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये है। अब ये जो चीजें परसेंटेज में लिखी हैं, कल को आपसे पीपीएम में पूछ ले तो हम ये नहीं कि परसेंटेज वाले डेटा को पीपीएम में याद करते फिरें या पीपीएम वाले डेटा को परसेंटेज में याद कर, तो डेटा तो जस्ट डबल हो जाएगा। 100 प्रकार का डेटा है, 200 डेटा थोड़ी कर देंगे, 100 डेटा को 100 ही रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को पीपीएम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और पीपीएम को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और पीछे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया, ये पीपीएम में पूछा गया, परसेंटेज में तो अगलों ने पूछा ही नहीं। तो सिंपल है, अगर आप परसेंट टू पीपीएम में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी प्रतिशत को पीपीएम में चेंज कर रहे हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज के साथ आप क्या कर दीजिए, 10,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। परसेंटेज को 10,000 से गुणा कर दीजिए, वो किस में चेंज हो जाएगा, पीपीएम में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं, कल को आपके पास पीपीएम का डेटा है, किसका डेटा है, पीपीएम का डेटा है, और उसको आप परसेंटेज में बदलना चाहते हो, पीपीएम टू परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, तो फॉर्मूला जस्ट उल्टा कर दीजिए। पीपीएम जो है उसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10,000 से भाग दे दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीपीएम से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पीपीएम से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में कितना है, 0.25% है। कल को आप इसे पीपीएम में कन्वर्ट करना चाहो तो 0.25 इंटू 10,000 आपका आंसर आ जाएगा 2500 पीपीएम। तो वातावरण सॉइल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 2500 पीपीएम होता है, 2500 पीपीएम होता है, ठीक है। और वहीं पे आप एटमॉस्फेयर में देखोगे तो कितना होता है, 330 पीपीएम होता है, यानी 330 पीपीएम होता है। तो हर डेटा आपको पीपीएम से परसेंट में और परसेंट से पीपीएम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से लिख लीजिएगा, काम आएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया जनरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, जो मृदा है उसका जनरल कंपोजिशन हो गया। सबसे पहले सॉइल जब टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं तो इसी पार्ट से अपने को स्टार्ट करना होता है। इस चीज का अपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेके चलते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई आगे समस्या न आए, ठीक है। देखो, सॉइल किसका पार्ट है, लिथोस्फेयर का पार्ट है। सॉइल है वो किसका पार्ट है, लिथोस्फेयर का पार्ट है। ये जो डायग्राम बना है ना, ये एवरेज बना हुआ है, ऐसा नहीं है सभी प्रकार की सॉइल में 50% पोरोसिटी है।
अब क्ले सॉइल है उसमें तो 58% पोरोसिटी है और सैंड सॉइल है उसमें 40% ही पोरोसिटी है। तो ये एक एवरेज डायग्राम है। कैसा डायग्राम है? ये एक एवरेज डायग्राम है, ये स्टैंडर्ड डायग्राम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे कि ये जो सॉइल है ये लिथोस्फीयर का पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। और लिथोस्फीयर में क्या होता है? सॉलिड। लेकिन मैंने बात कही थी कि जो सरफेस होती है उस पे अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होता है, यानी असंगठित पदार्थ होता है, यानी पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स में क्या होंगे? पोर्स तो होंगे, और पोर्स में एटमॉस्फेयर से, इस सरफेस से ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो गैसेज है वो सॉइल के अंदर भी पहुंचेगी। अगर सॉइल के अंदर अपने बात करें तो सॉइल के अंदर क्या है? सॉइल के अंदर रूट है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, कुछ क्या बहुत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, रूट भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। अब देखिए, इस सॉइल में कोई भी गैस है उसका सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? एटमॉस्फेयर से आएगी, ठीक है। अब हम बात करें कि जो गैसेज डिफ्यूजन रेट होती है, गैसों की विसरण दर होती है, वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है या सॉइल में ज्यादा होती है? भी हम एक सिलेंडर है उसको एटमॉस्फेयर में खोल दें और एक सिलेंडर को मिट्टी में दबा के खोल दें, जल्दी कौन सा खाली होगा? जो जल्दी खाली होगा वहीं पर क्या है? डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा, विसरण दर सबसे ज्यादा है। जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर वाले में कोई रुकावट नहीं है तो उसका सिलेंडर जल्दी खाली हो जाएगा। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन रेट क्या होती है? ज्यादा होती है, और सॉइल के अंदर डिफ्यूजन रेट होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो अब सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? सॉइल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आया एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जितना जल्दी इधर उधर फैलता है उतना तो सॉइल में नहीं फैलता है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए था, लेकिन जितना आया है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वाला इस सॉइल में कोई नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करते हैं? क्लोरोफिल में कंज्यूम होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें कंज्यूम होता है। अब सॉइल के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ही नहीं है जिसमें क्लोरोफिल है, जड़ है उसमें भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है। जितना आया है उतना तो रहेगा ही रहेगा। अब अभी मैं बताऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्यों है। ऑक्सीजन भी कहां से आएगा? एटमॉस्फेयर से। ऑक्सीजन का तो इंतजार हो रहा है, भाई आजा फटाफट आजा, क्योंकि इसमें रूट को भी रेस्पायरेशन करना है, जड़ों को भी श्वसन करना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो खतरनाक रेस्पायरेशन रेट रखते ही हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लेक्शन बहुत होता है, इनकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत होती है, तो इनकी रेस्पायरी रेट जो श्वसन दर होती है वो भी क्या होती है? बहुत तेज होती है। ऑक्सीजन पहले से ही एटमॉस्फेयर से आ रहा है सॉइल में, वैसे ही डिफ्यूजन रेट का में थोड़ा कम ही आएगा, आया उसको भी इन्होंने फटाफट ले लिया, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में कितना था? 20.95 था, जो सॉइल में कितना रह गया? 20.6% रह गया। और इन्होंने ऑक्सीजन लेकर रेस्पायरेशन में, श्वसन में छोड़ा क्या है? ऑक्सीजन लेकर रेस्पायरेशन में छोड़ा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा वो सॉइल से जल्दी से तो बाहर जा नहीं सकता है, सॉइल के अंदर ही जकड़ा रहता है, क्योंकि डिफ्यूजन रेट क्या होती है? कम। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से भी आया, अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने भी छोड़ा, इस वजह से सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई हो गया। और भी छोटी मोटी केमिकल रिएक्शंस होती है, उनकी वजह से रिलीज होता है, लेकिन वो बाद की बातें होती है। तो ये 0.25% क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन क्यों कम हुआ? पता लग गया। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्यों हुआ? पता लग गया। नाइट्रोजन एक फिलर गैस है, वैसे तो पोस्ट हार्वेस्ट वगैरह में फूड में पढ़ते हो कि नॉन रिएक्टिव गैस है, यहाँ इस बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, उसका सोर्स भी क्या है? उसका भी एटमॉस्फेयर है। सॉइल में आने के बाद क्या है? थोड़ी कम ही मात्रा में आती, क्योंकि सॉइल में तो डिफ्यूजन रेट कम है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा है कि इन्वायरमेंट में 78.08% है, तो सॉइल में कितनी होती है? 79.2% होती है। इसका कारण क्या है? बहुत सारे भले प्रकृति के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को होल्ड कर लेते हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं, इस वजह से नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? लगातार बढ़ता जाता है, और सॉइल में कितना हो जाता है? 79.2% है वो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाता है। तो इस वजह से आपको जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलता है, ऑक्सीजन कम देखने को मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको क्या है?
ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए, ये हो गया जनरल कंपोजिशन की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं कहां से? सोइल प्रोफाइल से, मृदा प्रच्छेदिका से। सेकंड जो अपना पार्ट है वो कौन सा है? ये तो छोटा सा जनरल कंपोजिशन अपने बात करनी थी। अब अपने बात करते हैं सोइल प्रोफाइल, मृदा प्रच्छेदिका। सोइल प्रोफाइल, जिसको आप क्या बोलेंगे? मृदा प्रच्छेदिका। मृदा प्रच्छेदिका यानी सोइल प्रोफाइल। देखिए, प्रोफाइल, आप भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, व्हाट्सएप पे बना रखी होगी, फेसबुक पे बना रखी होगी, इंस्टा पे बना रखी होगी, है ना? तो प्रोफाइल का मतलब होता है खुद की जानकारी। प्रोफाइल का मतलब होता है खुद की जानकारी। वो बात अलग है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर किसी और की फोटो लगा देते हैं, अक्षय कुमार की लगा देते हैं, टाइगर श्रॉफ की लगा देते हैं, कोई देवियों की भी लगा देते हैं, है ना, कैटरीना कैफ की लगा देते हैं, पांडी की लगा देते हैं, किसी की भी लगा देते हैं। तो आपकी प्रोफाइल है, आपका इंफॉर्मेशन है। अब उसमें दूसरे की इंफॉर्मेशन पता नहीं क्यों आ रही है। लेकिन सोइल प्रोफाइल है, उसमें सोइल की इंफॉर्मेशन होगी, और सोइल को आप सरफेस पे देख के तो उसकी सूचना नहीं ले सकते हैं। ऊपर से देखेंगे सोइल, हाँ जी ठीक है ऐसी दिख रही है, और ये जमीन में अंदर ऐसी होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सोइल की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर आपको सोइल की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोइल का वर्टिकल सेक्शन काटना पड़ेगा। सोइल का क्या है? वर्टिकल सेक्शन है, वो काटना पड़ेगा। वर्टिकल सेक्शन का मतलब होता है इसे खड़ा काट, जिसको आप क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर काट बोलते हैं। जहां तक सोइल है ना, वहां तक आपको क्या करना है? वर्टिकल सेक्शन काटना है। जहां तक मिट्टी है, जहां तक मिट्टी है, वहां तक आपको क्या करना है? सोइल का वर्टिकल सेक्शन काटना है। कहां रुक जाना है? जहां पर आपको रॉक्स देखने को मिल जाए, जहां पर आपको चट्टान, क्योंकि चट्टान स्टार्ट हो गई इसका मतलब सोइल खत्म हो गई, रॉक स्टार्ट हो गई, बेड रॉक बोलते हैं आप इसे। जहां चट्टान स्टार्ट हो गई वहां पे सोइल क्या है? खत्म हो गई। अगर आप इस पूरी सोइल की सूचना चाहते थे तो सरफेस से तो काम नहीं चलता, आपको वर्टिकल सेक्शन ऊर्ध्वाधर काट काटना पड़ता। सोइल का जो वर्टिकल सेक्शन है या ऊर्ध्वाधर काट है, उसी को आप क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। क्योंकि अब हम इसे एक साइड से देखेंगे तो इस सोइल की पूरी सूचना है वो हमें मिल जाएगी, मोटे मोटे तौर पे, है ना। जितनी जानकारी हमें मिल सकती है उतनी। आपने अपने रेज्यूम में लिख दिया कि मेरा व्यवहार बहुत बढ़िया है, सीवी में लिख दिया मेरा व्यवहार बहुत बढ़िया है, और आपने सीवी बना रखा होगा, ये रेज्यूमे बना रखा होगा। उस रेज्यूमे में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। और अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप बस इतना बता दो कि आपका जो सीवी है, रेज्यूम है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव लिखा है वो पूरे का पूरा डिट्टो जैसा लिखा है वैसे का वैसा बता दो, आपकी नौकरी पक्की, तो समझो आपके हाथ से नौकरी गई, क्योंकि आपने तो कॉपी पेस्ट किया है। आपने तो क्या है? कॉपी पेस्ट किया है। तो आपने जो इंफॉर्मेशन दी है, प्रोफाइल दी है, उससे आपकी सारी जानकारी तो नहीं मिल सकती, सारे इन आउट्स तो नहीं मिल सकते, लेकिन मोटे मोटे इन आउट्स तो मिल जाते। कहाँ के हो, कैसे हो, आपने क्वालिफिकेशन क्या किया है, उसके में कितना परसेंटेज रहा, ये चीजें। तो वैसे ही सोइल प्रोफाइल को देखकर उसकी मोटी मोटी हमें जानकारी मिल जाती है, इसलिए हमेशा सोइल प्रोफाइल देखी जाती है। ठीक है। जब हम वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो इस सोइल के अंदर अपने को कई सारी जो लेयर है वो देखने को मिलती है। सोइल प्रोफाइल क्या है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल, यानी जो मिट्टी का ऊर्ध्वाधर काट है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। मिट्टी का जो ऊर्ध्वाधर काट है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल। अगर हम फॉरेस्ट एरिया में जाएं और सोइल प्रोफाइल में देखें तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर, जहां पर फॉरेस्ट वगैरह है। कैसे देखने को मिलेगा भाई फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर? क्योंकि अभी कोई पत्तियां गिरी होगी, कोई टहनी गिरी होगी, किसी पशु ने एक्सक्रीट किया होगा, कोई पशु मरकर उस पर गिरा होगा, यानी अपनी आंखों से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर है क्या, क्योंकि फ्रेश है। हम समझ जाएंगे कि ये पीपल की पत्ती है, ये डलबर्जिया की लीफ है, ये टिक्टोना की लीफ है, मतलब समझ जाएंगे जो भी ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक है। फिर हम इसको थोड़ा सा साइड में करें तो भी हमें क्या है? नीचे ऑर्गेनिक मैटर दिखेगा, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे भाई है क्या, ये किसका है, ये किसका लीफ है, काला पड़ चुका है, टुकड़ों में टूट चुका है, सेमी डिकम्पोज होगा,
है तो ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन कैसा है, सेमी डिकम्पोज। आप फॉरेस्ट एरिया में चले जाना, ऊपर ऊपर आपको ऑर्गेनिक लेयर देखने को मिलेगी। जो ये सॉइल प्रोफाइल होती है उसके अंदर ये जो डिफरेंट अपने को लेयर्स देखने को मिलते हैं, ये डिफरेंट लेयर देखने को मिलते हैं, इनको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, यानी सेंसर बोलते हैं। तो ये पूरे का पूरा, अगर आप फॉरेस्ट सॉइल में गए तो पूरे का पूरा सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो आपको किसका देखने को मिलेगा, वो आपको ऑर्गेनिक मैटर का देखने को मिलेगा। तो ओ से ऑर्गेनिक मैटर, और ये एक परत है तो ओ हम क्या बोल देंगे, ओ ओरिजोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ओ ओरिजोन या फिर ओ सेंसर इसको बोल दिया जाता है। ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको, फॉरेस्ट सॉइल के अंदर देखने को मिलता है, वनों वाली भूमि में देखने को मिलता है। वनों वाली भूमि के अंदर आपको ओ ओरिजिन है वो देखने को मिलता है। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो O1 के अंदर डिवाइड कर लिया। O1 में क्या है भाई, O1 के अंदर फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है, फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है, यानी ताजा कार्बनिक पदार्थ है। इसमें ताजा ऑर्गेनिक मैटर लिख देता हूं, समझ जाओगे ना। फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम आंखों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, O2 देखने को मिलता है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो सड़ गल चुका है, कुछ पूरा नहीं। पार्शियली डिकम्पोज या सेमी डिकम्पोज की बात होती है। पार्शियली डिकम्पोज या सेमी डिकम्पोज यानी अर्ध अपघटित या आंशिक रूप से अपघटित। अर्ध अपघटित है, हम इसको पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन है ऑर्गेनिक मैटर, ओरिजिन ओ ओरिजिन ही है, यानी ओ का मतलब ऑर्गेनिक ओरिजिन है। कहने का मतलब ये एक कार्बनिक सेंसर है। ये फॉरेस्ट सॉइल में देखने को मिलेगा। आप अपने खेत में जाकर देखेंगे तो ये ओरिजिन, ये लेयर आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी, वहां टिलेज होता रहेगा, वहां भू परिष्करण होता रहेगा। जब वहां पर टिलेज होता रहेगा, भू परिष्करण होता रहेगा, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर सरफेस पे गिर रहा है, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, और इस सरफेस पे अगर ऑर्गेनिक मैटर गिरता है और लगातार उसमें कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है, टिलेज होती रहती है, तो उसमें टिलेज होता रहेगा, तो ये मैटर क्या होता रहेगा, इस सॉइल के अंदर है वो मिक्स होता रहेगा। ये सॉइल के अंदर क्या है, मिक्स होता रहेगा। इस वजह से ये लेयर आपको ऊपर नहीं देखने को मिलती है। इसलिए कल्टीवेटेड लैंड के अंदर यानी कृषिगत भूमि के अंदर कभी भी आपको ओ ओरिजिन है वो नहीं देखने को मिलता है। कृषिगत भूमि में कभी भी ओ ओरिजिन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके जस्ट नीचे का जो ओरिजिन है वो कौन सा ओरिजिन होगा, ए ओरिजिन होगा। इसके जस्ट नीचे का जो ओरिजिन है वो कौन सा ओरिजिन होगा, ए ओरिजिन होगा। देखो ए ओरिजिन, ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ किसका था, ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का था। ये जस्ट इसके नीचे वाला ओरिजिन है, ये किसका होता है, मिनरल्स का होता है, मृदाओं का होता है। इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा, लेकिन ज्यादा क्या होगा, इसमें मिनरल्स होंगे, खनिज ज्यादा होंगे, तो आप इसको फर्स्ट मिनरल ओरिजिन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप इसे, फर्स्ट मिनरल ओरिजिन बोल सकते हैं, यानी पहला खनिज सेंसर बोल सकते हैं, पहला खनिज सेंसर। क्योंकि मृदा क्या है, खनिज है, उसमें कार्बनिक पदार्थ निकाल दोगे तो पीछे जो बचा वो क्या है, सब खनिज है। और मिट्टी के अगर अपने कल्टीवेटेड लैंड में देखें तो सबसे ऊपर यही है। देखो फॉरेस्ट सॉइल में तो सबसे ऊपर कौन सा बोला हमने, ओ बोला, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, आप अपने कल्टीवेटेड लैंड में देखेंगे, खेती योग्य भूमि में दिखेंगे तो ओ सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। तो कल्टीवेटेड लैंड में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, ए देखने को मिलेगा, ओ तो है ही नहीं। आपसे पूछ ले कल्टीवेटेड लैंड में कौन सा ओरिजिन एब्सेंट होता है, आप बोलोगे ओ एब्सेंट होता है। आपसे पूछे कि फॉरेस्ट सॉइल में सबसे ऊपर ओरिजिन कौन सा होता है, आप बोलेंगे ओ ओरिजिन होता है। और कल्टीवेटेड लैंड में सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे ए ओरिजिन होता है। और सबसे ऊपर की मिट्टी वाला ओरिजिन हम बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप सॉइल ओरिजिन बोल देंगे। क्या बोलते हैं अपने इसको, टॉप सॉइल ओरिजिन भी बोलते हैं, टॉप सॉइल ओरिजिन।
टॉप सॉइल ओरिजिन का मतलब क्या होता है? पृष्ठीय मृदा संस्तर बोल देंगे। टॉप सॉइल ओरिजिन का मतलब होता है पृष्ठीय मृदा संस्तर भी बोलते हैं। पृष्ठीय मृदा संस्तर भी इसको बोला जाता है, टॉप सॉइल ओरिजिन भी बोला जाता है। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हम इसको कितने भागों में डिवाइड कर लेते हैं? हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो A1, कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्या बोला? A बोला, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो दूसरा है A2, कुछ साइंटिस्ट ने इसको E बोला। क्यों बोला? क्योंकि E के नाम की इसमें क्या है? कोई प्रोसेस देखने को मिलेगी। और इसके नीचे जो है वो कौन सा है? A3, और A3 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। A3 की कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है। A को तो गिनती में लेते ही नहीं है, बस समझने के लिए बनाया है हमने। A को तो हम गिनती में शामिल ही नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इसको क्या है? समझने के लिए बनाया है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं A1 की। सबसे ऊपर का है भाई, चाहे फॉरेस्ट सॉइल है, इस मिट्टी में लगातार ऊपर से इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलता रहा, कार्बनिक पदार्थ। चाहे हमारे कल्टीवेटेड लैंड का है, चाहे हमारी खेत वाली भूमि का है, फसलों की जो लीफ, पत्तियां वत्तियां, कार्बनिक पदार्थ वगैरह है, वो सब इसमें गिरता रहा। और इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो फुल्ली डिकम्पोज होता है। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो कैसा होगा? फुल्ली डिकम्पोज होगा, यानी पूर्णतः अपघटित होगा। फुल्ली डिकम्पोज, पूर्णतः अपघटित होगा, फुल्ली डिकम्पोज, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है डार्क, यानी गहरा कलर होता है। डार्क बोले तो गहरा कलर। आपको A ओरिजिन का जो कलर मिलेगा या A1 ओरिजिन का जो कलर मिलेगा वो हमेशा कैसा कलर मिलता है? डार्क कलर का मिलता है। और किस वजह से होता है? इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलने की वजह से होता है, कार्बनिक पदार्थ मिलने की वजह से होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इस वजह से इसका कलर कैसा होगा? डार्क कलर होगा। सबसे ऊपर यही होता है। और मोस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है, मोस्ट ऑफ जो खेती की क्रियाएं होती है, वो इसी ओरिजिन के अंदर देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है वो इसी के अंदर देखने को मिलती है। ये फ्राइबल होता है, यानी भुरभुरा होता है, क्योंकि आप कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो फ्राइबल होगा। पोरोसिटी क्या होती है? बेहतरीन होती है। रंध्रता जो होती है वो इसकी बहुत बेहतरीन होती है। एयर डिफ्यूजन रेट भी इसका अच्छा होता है, यानी वायु विसरण दर भी इसकी अच्छी होती है। ऑर्गेनिक मैटर फुल्ली डिकम्पोज है इसके अंदर, है ना, तो फर्टिलिटी भी क्या होती है? बेहतरीन होती है। पोर्स अच्छे हैं, पोरोसिटी अच्छी है, एयर डिफ्यूजन रेट अच्छा है, वायु विसरण दर क्या है? इसकी अच्छी है। उसके अलावा हम बोले कार्बनिक पदार्थ भी अच्छा है, तो जाहिर सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी भी अच्छी होती है। और मोस्ट ऑफ जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है, खेती योग्य क्रियाएं होती है, वो किसके अंदर होती है? A1 के अंदर ही अपने को देखने को मिलती है। और ये कैसे कलर का होता है? डार्क कलर का होता है। नेक्स्ट अपने बढ़े, नेक्स्ट कौन सा है? A2। जस्ट ऊपर वाली जो सॉइल थी ये A का ही पार्ट होता है वैसे तो, लेकिन ये सॉइल फ्राइबल थी। इसमें जब आप पानी डालोगे, जितना इसको पानी चाहिए उतना रोक लेगी, बाकी पानी नीचे रहेगा। और ये थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। A2 जो होता है थोड़ा कॉम्पैक्ट, इसमें पानी जल्दी जल्दी पास नहीं होता है, पानी काफी देर तक रुकता है। तो पानी इसमें रुकता है तो पानी के साथ बहुत सारे साल्ट और सेक्सियो ऑक्साइड है वो डाइल्यूट हो जाते हैं। होते तो A1 से भी है, कुछ होते तो A1 से है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां से तो क्या हो जाएंगे? पक्का है वो साल्ट और सेक्सियो ऑक्साइड। सेक्सियो ऑक्साइड बोले तो आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, उनको आप सेक्सियो ऑक्साइड बोलते हैं। ये डाइल्यूट होंगे और नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे, डाइल्यूट होंगे और किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे? नीचे की तरफ है वो मूवमेंट कर लेंगे, ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एल्यूवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूवेशन। एल्यूवेशन को आप हिंदी में बोल देते हैं निक्षालन। वैसे तो लीचिंग बोलते हैं, ये एक लीचिंग प्रोसेस ही है। और क्या है? पानी के साथ घुलकर कोई भी साल्ट या सेक्सियो ऑक्साइड नीचे जा रहे हैं तो ये लीचिंग ही है। तो ये निक्षालन या एल्यूवेशन कहलाता है। और इसी वजह से इस ओरिजिन को कौन सा ओरिजिन कहा जाता है? ई ओरिजिन है वो कहा जाता है। अब इसमें जो आयरन वगैरह था वो तो घुलकर नीचे चला गया, इसका जो कलर था वो निकल गया, वॉश आउट हो गया, कलर है वो इसका धुल गया। इस वजह से इसका कलर कैसा होता है? लाइट कलर होता है। कलर कैसा होता है इसका भाई? कलर इसका लाइट होता है, यानी कहने का मतलब ये
हल्के रंग का ओरिजिन होता है। कैसे कलर का ओरिजिन होगा? हल्के। ए था वो कैसा है? डार्क कलर है। ई है वो कैसा है? हल्का है। A3 की अभी हमें बात नहीं करनी है क्योंकि A3 को काउंट ही नहीं करते हैं, ये सिर्फ ट्रांजिशियल ओरिजिन है, इंटरचेंज होने वाला ओरिजिन है। इसकी बात करेंगे कि ये क्या है, इसकी बात करेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट देखिए, ए ओरिजिन के जस्ट नीचे आएगा बी ओरिजिन। ए ओरिजिन के जस्ट नीचे कौन सा आएगा? बी ओरिजिन आता है। बी ओरिजिन। अब ये बी ओरिजिन है, ये भी मिट्टी से ही बना हुआ है, मर्दा से, इसमें तो ऑर्गेनिक मैटर न के बराबर ही है। कोई ऊपर से थोड़ा बहुत गुलगुला के आ गया तो बात अलग है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ तो ऊपर ही रहता है ना, क्योंकि उस ऊपर वाली सॉइल में डालते हैं अपने, पत्तियां गिरती है, लीफ वगैरह गिरती है, वो भी तो सरफेस पे ही गिरती है, जाहिर सी बात है बी में तो नहीं आने वाली। तो बी ओरिजिन है वो सॉइल का ही ओरिजिन है। सॉइल बोले तो मिनरल्स है, तो हम इसको बोलेंगे सेकंड मिनरल ओरिजिन बोल देंगे, सेकंड मिनरल ओरिजिन बोल देंगे, यानी दूसरा खनिज संस्तर बोल देंगे, सेकंड खनिज संस्तर हो जाएगा। ये सेकंड खनिज संस्तर है। कैसा संस्तर है? सेकंड खनिज संस्तर है। दूसरी तरफ हम ये भी बोल रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर न के बराबर है, तो फिर आप संकोच क्या कर रहे हैं? आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिक मैटरलेस। ऑर्गेनिक मैटरलेस ओरिजिन भी आप इसको क्या है बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, ये ऊपर की सॉइल का ओरिजिन है तो ये नीचे की सॉइल का ओरिजिन है, आप इसको क्या बोल सकते हैं? सब सॉइल ओरिजिन भी बोल सकते हैं, सब सॉइल ओरिजिन भी बोल सकते हैं। सब सॉइल ओरिजिन का मतलब क्या होता है? अवमर्दा संस्तर, अवमर्दा संस्तर भी बोलते हैं, अवमर्दा संस्तर भी इसको क्या है बोला जाता है। ये बी ओरिजिन है। बी ओरिजिन को भी अच्छे से समझना है, बी ओरिजिन को भी अच्छे से समझना है, तो आप इसे क्या करेंगे? कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 3। देखो बस डिवाइड ही किया समझने के लिए। ये ऊपर वाला B1 है, बाकी कोई ज्यादा महत्व वाली बात नहीं है। ये B2 है और ये B3 है। B1 और B3 का कोई महत्व नहीं, गिनेंगे ही नहीं, काउंट ही नहीं करेंगे। तो काउंट किसे करते हैं? B2 को, और B2 को ही वास्तविक तौर पे क्या माना जाता है? B माना जाता है। B2 को ही वास्तविक तौर पे क्या माना जाता है? B माना जाता है। जैसे हमने O ओरिजिन को गिना है क्योंकि उसका अस्तित्व है, A ओरिजिन को गिना है उसका अस्तित्व है, E ओरिजिन को गिना है उसका अस्तित्व है, B ओरिजिन को गिना है उसका अस्तित्व है। O बोले तो O, A बोले तो A1, E बोले तो A2 और B बोले तो B2 है ना। तो इनको हमने काउंट किया है, ये 4 अस्तित्व में हैं, इनकी गिनती होगी, और उसके अलावा एक C आएगा आगे, उसकी गिनती होगी। तो सॉइल में मास्टर ओरिजिन आपसे पूछ ले तो 5 होते हैं, इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मेरा कहने का मतलब है हम A3 को नहीं काउंट करेंगे, B1 को काउंट नहीं करेंगे, B3 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये भी अभी बात होगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए ये B2 क्या है? मैंने कहा ना A3 और B1 की बात तो बाद में होगी, अभी बीच में की तो आपको नहीं समझ में आएगी। जो भी मटेरियल ऊपर से घुल के आया, जो भी मटेरियल ऊपर से लीच डाउन होके आया है, वो इस B के अंदर आके सेटल हो जाएगा, क्योंकि B बहुत कॉम्पैक्ट है और नीचे की सॉइल है। B है वो बहुत कॉम्पैक्ट है और क्या है? नीचे की सॉइल है, और वो यहां पर आकर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रोसेस को, इसमें जमने को क्या बोलते हैं? इल्यूवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इल्यूवेशन बोलते हैं। इल्यूवेशन को आप हिंदी में क्या बोल देते हैं? निक्षेपण बोल देते हैं। इल्यूवेशन को आप क्या बोल देंगे? निक्षेपण बोल देते हैं। समझ रहे हैं आप? जो भी मटेरियल ऊपर से घुल के आया, ए ओरिजिन से, ए और ई से, मेनली ई से आता है, वैसे ए और ई दोनों से आता है। यहां से जो घुल के मटेरियल आया वो किस में सेटल हो गया? बी में, जिसको हमने बोला इल्यूवेशन, निक्षेपण बोला। ऊपर वाला रंग यहां आके जम गया, तो इसका कलर कैसा होगा? इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? डार्क होगा। अगर आप सॉइल प्रोफाइल का एक 3D डायग्राम देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा? इस तरह से डायग्राम बनाया जाता है, ग्रीन से दर्शाया जाता है कि ऊपर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। ऊपर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। उसके नीचे कौन सा ओरिजिन होता है? ए ओरिजिन होता है।
A1 वाला वो कैसे कलर का होता है, डार्क कलर का होता है। उसके नीचे अपने चले जाएं तो आपको E मिलेगा, E कैसे कलर का होता है, लाइट कलर का होता है, ये लाइट कलर का दर्शाया जाता है। और जो B2 होता है या जिसको B बोलते हैं वो रेड कलर का दर्शाया जाता है, क्योंकि ऊपर से जो आयरन है, आयरन ऑक्साइड है, वो घुल के आ गया है और इसमें जमा हो गया, इस वजह से इसका कलर कैसा होता है, डार्क कलर होता है। कैसा कलर होगा इसका, डार्क कलर होगा। और इसके नीचे वाला सी वाले की बात करेंगे, उसको ऐसे दर्शाया जाता है, इस तरह से दर्शाया जाता है। अगर मैं यहां लिखूं तो ये O है, ये A है, ये E है, ये कौन सा है, B है, और ये कौन सा है, ये यहाँ पे C होता है। इस तरह से क्या है, सॉइल प्रोफाइल है उसको दर्शाया जाता है। मतलब आप इस चीज से समझ सकते हैं कलर के बारे में। A डार्क है, B भी डार्क है, E है वो लाइट कलर का होता है। A और B में डिफरेंस की बात करूं मैं, A और B के अंदर डिफरेंस की बात करूं तो A और B में क्या डिफरेंस होता है। A टॉप सॉइल ओरिजिन है, इस वजह से सॉइल कैसी है, फ्राइबल है। A कैसी है, सॉइल है वो फ्राइबल है। सॉइल फ्राइबल है क्योंकि उसमें लगातार टिलेज प्रैक्टिस या कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती रहती है, तो पोरोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, पोरोसिटी ज्यादा होती है तो एयर डिफ्यूजन रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, जल धारण क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। फ्राइबल है, इसका मतलब डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जो ए ओरिजिन होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। मैं ए और बी की तुलना करके बता रहा हूं, चलो दोनों की एक एक पॉइंट की बात कर लेता हूं। ए है ये ऊपर का है, बी है वो नीचे का ओरिजिन है। ए है इसलिए इसको, ए है ऊपर का इसलिए टॉप सॉइल ओरिजिन बोल देते हैं, बी नीचे का है इसलिए सब सॉइल ओरिजिन बोल देते हैं। ए होता है इसकी मृदा कैसी होती है, सॉइल फ्राइबल भुरभुरी होती है, बी की कॉम्पैक्ट होती है, कठोर होती है। ए में पोरोसिटी ज्यादा है क्योंकि फ्राइबल है, रंध्रता ज्यादा है। बी में क्या होता है, पोरोसिटी कम होती है, रंध्रता कम होता है। ए है उसकी डेंसिटी कम होती है, बी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी बी कॉम्पैक्ट है, कठोर है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ए में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, बी है वो ऑर्गेनिक मैटर लेस ओरिजिन है। ए में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, और बी है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ए में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, पोरोसिटी ज्यादा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, एयर सिटी ज्यादा। पी के अंदर क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, पोरोसिटी कम, एयर डिफ्यूजन रेट कम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, तो ए होता है वो ज्यादा फर्टाइल होता है और बी होता है वो कम फर्टाइल होता है। ए में लगातार हलवल चलते रहते हैं, जड़ें हैं वो मिट्टी में घुसती रहती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लगातार ब्रेक होती रहती है। ए की स्ट्रक्चर अच्छी नहीं होती है और बी सॉइल की स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, अच्छी होती है, संरचना होती है। बी की संरचना बढ़िया है, फर्टिलिटी किसकी बढ़िया है, ए की बढ़िया है, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो किसकी बढ़िया मिलेगी आपको, बी की स्ट्रक्चर है वो हमेशा बढ़िया देखने को मिलती है। चलिए ए और बी में डिफरेंस हो गया है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके जस्ट नीचे जो ओरिजिन है, इसके जस्ट नीचे जो ओरिजिन है वो कौन सा है, सी ओरिजिन है। सी ओरिजिन है यानी सी सेंटर है। देखो स्टूडेंट इसमें क्या है, फटाफट देख लेते हैं, टाइम क्या हो गया, मेरे को लगता है क्लास का टाइम हो गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। सी है, इसमें क्या देखने को मिलता है, रॉक्स, कल समझेंगे इसको, पूरा डायग्राम यहीं का यहीं रहेगा। ये देखो ये जो रॉक्स होती है ये वेदर होती रहती है, टूटती रहती है टुकड़ों में, कोई टुकड़े बड़े हैं, कोई टुकड़े कैसे हैं, छोटे हैं। ये रॉक्स टूटी, कुछ बड़े टुकड़ों में टूटी, कुछ छोटे टुकड़ों में टूटी, समझ रहे हैं आप, कुछ बड़े टुकड़ों में टूट गई क्या है, और कुछ क्या है, छोटे टुकड़ों के अंदर टूट गई। चलो करवा देते हैं सारा एक साथ ही, कुछ छोटे टुकड़ों में टूट गई। रॉक्स मैंने कल के लेक्चर में बताया था, जो सोयल है उसका पेरेंट मटेरियल कौन है भाई, रॉक्स है, बेड रॉक है। सोयल जो है उसका पेत्रक पदार्थ कौन होता है, बेड रॉक होता है, यानी चट्टानें होती है वो क्या होती है, उसका पेत्रक पदार्थ होती है। तो रॉक्स है ये टूटी, यहां वेदर हुई, रॉक्स को तो वेदर होना ही होता है, रॉक्स को तो क्या होता है, वेदर होना ही होता है। तो ये टूट रही है और इस जगह पे आपको टूटी हुई रॉक है वो देखने को मिलती है। यहां पे आपको लग रहा है, कल मेरे सामने एक सारी कहानी बताई थी ना आपको कि चट्टानें टूट रही है, रिगोलित बन रहा है, सॉइल बन रहा है, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। यानी यहां पर सॉइल फॉर्मेशन जारी है, सॉइल फॉर्मेशन जारी होता है, यानी मृदा निर्माण जारी होता है, मृदा
निर्माण जारी होता है। सॉइल फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है? आपको सी ओरिजिन में देखने को मिलता है, क्योंकि रॉक्स टूटी हुई इसके अंदर देखने को मिल रही है। और रॉक्स क्या है? वो इसका पेरेंट मटेरियल है। रॉक्स है वो सॉइल का पेरेंट मटेरियल है, तो आप इसे पेरेंट ओरिजिन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसे? पेरेंट्स ओरिजिन भी बोलेंगे, पैतृक सहस्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? पैतृक सहस्तर भी बोलते हैं, पेरेंट ओरिजिन भी बोलते हैं, पैतृक सहस्तर भी बोलते हैं। और सोयल का सबसे निचला ओरिजिन यही है। रॉक्स को कभी भी ओरिजिन में काउंट नहीं करोगे। हालांकि हम इसको बोल देते हैं आर ओरिजिन, लेकिन ये आर ओरिजिन मिट्टी का नहीं है, ये चट्टान का है। इसको कभी भी काउंट नहीं करोगे सॉइल प्रोफाइल में, लेकिन जब भी सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम बनेगा इसको दिखाया ही जाएगा। जब भी सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम बनेगा इसे दिखाया ही जाएगा, इसको आपके सामने लाया ही जाएगा। ठीक है, जैसे आपके नाम के साथ आपके पिता का नाम लगता है, लेकिन डिग्री आपको मिलती है, पिता को नहीं मिलती है। आपकी प्रोफाइल में आपके नाम के साथ पिता का नाम है, लेकिन जानकारी आपकी ही मानी जाती है। उस तरह से इस मिट्टी का जो पिता है वो रॉक है, लेकिन रॉक को आप सॉइल प्रोफाइल में कतई काउंट नहीं करोगे, संख्या में कभी भी काउंट नहीं करोगे। आर ओरिजिन को भी, हाँ ये भी सॉइल का ओरिजिन होता है। और सबसे नीचे का जो ओरिजिन माना जाता है वो सी ओरिजिन माना जाता है, इसलिए सी ओरिजिन को सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं। सबस्ट्रेटम यानी नीचे वाला तड़ा भी बोलते हैं, मिट्टी का सबस्ट्रेटम बोलते हैं सॉइल को। ठीक है, सॉरी सी ओरिजिन को बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे ओरिजिन की बात हो चुकी है। हालांकि सी ओरिजिन को लैटिन में स्पेरोलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेरोलिन भी बोलते हैं। लेकिन एक बार छोड़ो, बात की बात है, स्पेरोलिन भी बोला जाता है इसको। ओ ओरिजिन सिर्फ फॉरेस्ट सॉइल के अंदर देखने को मिलता है, कल्टीवेटेड लैंड में नहीं देखने को मिलता है। फॉरेस्ट सॉइल के अंदर क्या होता है? सबसे ऊपर का ओरिजिन ओ होता है, इसका अपना अस्तित्व होता है। कल्टीवेटेड लैंड में सबसे ऊपरी ओरिजिन ए ओरिजिन होता है। ठीक है, ए ओरिजिन को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें अस्तित्व 2 का ही है। बाकी की इनकी भी कहानी बताता हूं मैं, है ना। तो इनमें से अस्तित्व सिर्फ किसका होता है? 2 का होता है, ए और ई का होता है। ए जो ओरिजिन है वो एक ओरिजिन सबसे ऊपर वाला ओरिजिन है, और कल्टीवेटेड लैंड में तो सबसे ऊपर ही कौन सा होता है? ए ओरिजिन होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्योंकि लगातार पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं, कार्बनिक पदार्थ गिरता रहता है, इस वजह से हमने कहा था डार्क कलर का होता है। इसके जस्ट नीचे ई कलर, सॉरी ई ओरिजिन होता है, जिसमें से वॉश आउट बहुत होता है, यानी लीचिंग डाउन बहुत होती है उसके अंदर। तो उसमें जो भी साल्ट होते हैं, सेक्स ऑक्साइड जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, घुलकर नीचे चले जाते हैं, इस वजह से उसका रंग कैसा देखने को मिलता है? हल्का देखने को मिलता है। उसके बाद बी आता है। बी को आप, ए ओरिजिन को आप फर्स्ट मिनरल ओरिजिन भी बोल देते हैं, टॉप सॉइल ओरिजिन भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी खनिज शास्त्र और पृष्ठीय मृदा शास्त्र भी बोल देते हैं। ए के जस्ट नीचे आएगा बी। बी को आप सेकंड मिनरल्स ओरिजिन बोल देंगे। इसमें ऑर्गेनिक मैटर न के बराबर, ऑर्गेनिक मैटर तो ऊपर वाली सॉइल में देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ी देखने को मिलेगा, तो इसको ऑर्गेनिक मैटर लेस ओरिजिन भी बोल देते हैं बी ओरिजिन को। ए ओरिजिन को फर्स्ट मिनरल ओरिजिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी का ओरिजिन, और मिट्टी क्या है? मिनरल्स है। उससे ऊपर वाला तो कार्बनिक पदार्थ का था, मिट्टी का थोड़ी था, तो वो तो ऑर्गेनिक ओरिजिन हो गया। और ए ओरिजिन है वो मिनरल्स ओरिजिन है, और सबसे ऊपर है, इसलिए फर्स्ट मिनरल ओरिजिन है। अगर ए फर्स्ट मिनरल ओरिजिन है तो बी कौन सा हो जाएगा? सेकंड मिनरल ओरिजिन कहलाता है, यानी द्वितीय खनिज शास्त्र है वो कहलाता है। ठीक है, बी को हम अच्छे से समझने के लिए 3 भागों में बांटते हैं, B1, B2, B3। B1 और B3 का कोई अस्तित्व नहीं है, B2 का ही अस्तित्व है, जिसको आप B बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको आप B बोलते हैं। और B में क्या होता है? जो ऊपर से मटेरियल घुल के आया वो इसमें सेटल हो जाएगा, उसको इल्यूवेशन बोलते हैं। और जब घुल के आया ऊपर से ए से, तब हमने उसको क्या बोला? एल्यूवेशन बोला। ठीक है, एल्यूवेशन निक्षालन है, इल्यूवेशन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। यहां ऊपर से जो भी मामला घुल के आया वो सारे का सारा जमा हो गया, इस वजह से इसका कलर कैसा हो गया था? डार्क कलर हो गया था, ये गहरे रंग का होता है। उसके बाद हम नीचे चलें तो सी ओरिजिन आता है। चट्टानें टूट रही है, इसमें चट्टानें टूट कर किसमें बदलती हुई दिख रही है? छोटे पार्टिकल्स में, यानी सॉइल में बदलती हुई दिख रही है, जिसको हम सॉइल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो मृदा निर्माण किसमें जारी देखने को मिलता है? सी ओरिजिन में देखने को मिलता है। किसमें? सी का अपना अस्तित्व है, तो सी ओरिजिन हमेशा ही गिना जाता है। सॉइल फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं? सॉइल फॉर्मेशन को आप बोल देते हैं सॉइल जेनेसिस। तो
जेनेसिस प्रोसेस आपको किसमें देखने को मिलती है? सी के अंदर देखने को मिलती है। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, मृदा निर्माण की प्रक्रिया सी में देखने को मिलती है। सी में रॉक्स के टुकड़े देखने को मिलते हैं। सॉइल का जो पेरेंट्स है वो रॉक है, और रॉक्स के टुकड़े किसमें देखने को मिलते हैं? सी में देखने को मिलते हैं, इसलिए सी को पेरेंटल ओरिजिन बोलते हैं। और सॉइल का सबसे नीचा ओरिजिन है, सबसे निचला तले वाला ओरिजिन है, वो कौन सा है? सी है, इसलिए इसको सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं, यानी मिट्टी का तला भी बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे आ जाती है रॉक, बेड रॉक, जिसको सॉइल प्रोफाइल में कभी काउंट नहीं किया जाता, बोल देते हैं आर ओरिजिन है। अब आपसे पूछ ले कि सॉइल के अंदर मास्टर ओरिजिन की संख्या कितनी है, तो सॉइल के अंदर मास्टर ओरिजिन की संख्या 5 है। ओ ए ई बी सी, ओ ए ई बी सी है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि सोलम ओरिजिन कितना है? सोलम ओरिजिन कौन सा है? सोलम का मतलब होता है स्टूडेंट मर्दा, सोलम का मतलब होता है मर्दा। ओ में मर्दा नहीं है, ए में मर्दा है, ए में सोइल है, बी में सोइल है, लेकिन सी में नहीं है। सी में जनरली आपको ग्रेवल्स, पबल्स, कोबल्स, बल्डर्स देखने को मिलते हैं, यानी कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं। तो सोलम ओरिजिन आपसे पूछ ले कि सोलम ओरिजिन किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे जी? सोलम ओरिजिन है वो ए प्लस बी को बोला जाता है। सोलम ओरिजिन किसको बोला जाता है? ए प्लस बी को बोला जाता है। आपसे पूछ ले रिगोलिथ, कल मैंने बताया था चट्टानों के ऊपर इस धरती पर जो भी असंगठित पदार्थ, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो पड़ा है, जो आपस में नहीं जुड़ा हुआ है, वो सब रिगोलिथ है। जो आपस में खुला पड़ा हुआ है, जो संगठित नहीं है, अनकंसोलिडेटेड है, कंसोल्ड नहीं है, साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिगोलिथ। तो ये भी तो बिखरा पड़ा है। सी, ए में भी तो पार्टिकल है, मिट्टी के कण है, बी में भी तो मिट्टी के पार्टिकल ही है, और क्या है? ए भी असंगठित है, बी भी असंगठित है, और सी भी क्या है? असंगठित है, लेकिन उसके नीचे जो रॉक्स है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो आपसे पूछ ले रिगोलिथ ओरिजिन कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? रिगोलिथ ओरिजिन ए प्लस बी प्लस सी है। या फिर आपसे बोल दे कि सोलम प्लस क्या है? सी। सोलम कौन सा हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो रिगोलिथ ओरिजिन कौन सा है? ए प्लस बी प्लस सी, या जिसको आप क्या बोलते हैं? सोलम प्लस सी भी बोल सकते हैं। किसको? रिगोलिथ को। तो ये रिगोलिथ ओरिजिन है। कुछ सॉइल ऐसी भी होती है जिनके अंदर अभी तक ओरिजिन डेवलप नहीं होता है, जैसे एंटीसोल। एंटीसोल है वो बिल्कुल न्यू इमर्ज सॉइल है, बिल्कुल नई बनी हुई सॉइल है, अभी उसमें सॉइल प्रोफाइल डेवलप ही नहीं हुई है, बड़ी लेस डेवलप है। और जिस सॉइल के अंदर क्या होता है? ओरिजिन्स डेवलप नहीं होते हैं, जिस मिट्टी में ओरिजिन डेवलप नहीं होते हैं, उसको आप रिगोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिगोसोल्स बोलते हैं। आपसे बोल दे कि विदाउट ओरिजिन की जो सॉइल होती है उसको क्या बोला जाता है? रिगोसोल बोला जाता है। विदाउट ओरिजिन की जो सॉइल होती है उसको क्या बोला जाता है? रिगोसोल्स है वो बोला जाता है। अब हम बात करें A3 और B1 क्या है और B3 क्या है, बस लास्ट अपनी बात बची है। और भी कोई छोटी मोटी बातें होगी सॉइल प्रोफाइल को लेके, वो नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये डायग्राम हमें दोबारा न खोलना पड़े, इसलिए हम इसको खत्म करके ही चलते हैं यहां से, ठीक है। देखिए, जब ए से मटेरियल, ए और ई से मटेरियल नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो कि ये ई है और ये बी है तो ऐसे लाइन बन जाएगी, ऐसे थोड़ी है। कहीं पे ये नीचे तक आया, कहीं पे ऊपर तक आया है, यानी ऐसे कहीं पे आपको ये कलर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कहीं ऊपर तक देखने को मिल रहा है, कहीं नीचे तक देखने को मिल रहा है। यहां मिक्सअप देखने को मिल रहा है, ए और बी का मिक्सअप देखने को मिल रहा है। किसमें? A3 में और B1 में। A3 में ज्यादा डोमिनेंसी किसकी दिख रही होगी? ई की दिख रही होगी, यानी ऊपर वालों की दिख रही होगी। बी में ज्यादा प्रभाव किसका दिख रहा होगा? बी का दिख रहा होगा। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि बी है या ए है, ऐसे मिक्सअप सा कलर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? A3 और B1 बोलते हैं। जिसमें ए का प्रभाव ज्यादा है उसको A3 बोल दिया, और जिसमें बी का प्रभाव ज्यादा है उसको क्या बोल दिया? बी। ये क्या है? ट्रांजिशियल ओरिजिन है। कैसा है? ट्रांजिशियल ओरिजिन है, यहां स्थानांतरण देखने को मिल रहा है, या इंटरचेंज ओरिजिन भी आप इसको बोल सकते हैं। इंटरचेंज या फिर ट्रांजिशियल या स्थानांतरण संस्तर। ट्रांजिशियल या इंटरचेंज या फिर स्थानांतरण संस्तर, मतलब जब इल्यूवेशन जब हो रहा है, ई वाला लीचिंग जब हो रही है, तो लीचिंग के दौरान ये बीच का हिस्सा है वो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या है, ए है या बी है, ए है या बी है, ठीक है। इसलिए जिसमें ए के गुण ज्यादा है उसको A3 बोल दिया, और बी के गुण ज्यादा है उसको क्या बोल दिया? B1। तो ये ट्रांजिशियल ओरिजिन है, स्थानांतरण संस्तर है।
इंटरचेंज सेंसर है। आपको पता है सोयल में ओरिजिन कैसे बनते हैं, मिट्टी में ओरिजिन को बनने को ओरिजिनाइजेशन कहते हैं। सोयल के अंदर ओरिजिन का बनना ओरिजिनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये बनते किस वजह से है? ये एल्यूवेशन हो रहा है, इसकी वजह से देखो इसका रंग हल्का हो गया, इसका रंग हल्का, ई का हल्का हो गया, इसका मतलब ए इससे अलग हो गया, ई इससे अलग हो गया, और ये नीचे जाके किस में जमा हो गया? बी में जमा हो गया। तो सोयल प्रोफाइल के अंदर जो ओरिजिन विकसित होते हैं, सेंसर विकसित होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किस चीज का होता है? वो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमेशा ही एल्यूवेशन और इल्यूवेशन का ही होता है। निक्षालन और निक्षेपण का सेंसर निर्माण में सबसे बड़ा रोल होता है। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि ओरिजिन डेवलप करने में रेस्पॉन्सिबल कौन है। और भी बहुत सारी क्रियाएं, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, गैलेनाइजेशन है, और भी बहुत सारी मेलेनाइजेशन है, लेटराइजेशन है, तो इस तरह की और भी बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन एल्यूवेशन और इल्यूवेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो यहां क्या है, ये जो एल्यूवेशन और इल्यूवेशन हो रहा है, इसकी वजह से ये बीच में ट्रांजिशियल ओरिजिन है वो आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, ऐसा ही ये सी किस में बदल रहा है? ये सी भाई बी में बदल रहा है। इस वजह से बीच के से करैक्टर देखने को मिल रहे हैं। इसको भी आप क्या बोलेंगे? इंटरचेंज ओरिजिन या स्थानांतरण सेंसर। क्या बोल देंगे? स्थानांतरण सेंसर बोल देंगे या ट्रांजिशियल ओरिजिन बोल देंगे। तो A3, B1 और B3 तीन ओरिजिन ट्रांजिशियल ओरिजिन है। इनमें कोई गुण है वो फिक्स नहीं है किसके हैं, इसलिए ये कभी भी मास्टर ओरिजिन में काउंट नहीं होते हैं, मास्टर सेंसरों के अंदर काउंट नहीं होते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका पूरे का पूरा सॉइल प्रोफाइल, जिसमें जो चीज आपके एग्जाम में आ सकती है वो सारे का सारा मैंने है वो डिस्कस कर लिया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अभी ये डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, इसके जस्ट बाद आपको आधी मिनट में जो पिछले वाला डायग्राम था वो भी दिखा देता हूं। आपका मन करे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हो गया होगा? ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।